हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज कक्षा 10वीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए प्रश्नावली 5.1 यानी 5वां अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी, वो समझाने जा रहे हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं उसकी प्रश्नावली 5.1 के पहले और दूसरे सवाल से। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। देखिए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास कुछ संख्याएं दे रखी हैं, जैसे 3, 6, 9, 12 डैश डैश डैश। तो इस तरह की एक श्रेणी होती है जिसमें संख्याएं दी होती है हमें, और उनके जो पहला और दूसरा क्रमागत है, फिर दूसरा और तीसरा ये भी क्रमागत है, तीसरा और चौथा क्रमागत। दो क्रमागत संख्याओं का यानी दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, 6 माइनस 3 लिखा हमने। फिर तीसरी माइनस दूसरी, 9 में से 6 हमने घटा के देखा तब भी 3 आया। फिर 12 में से 9 घटा के देखा तब भी 3 आया। तो इस तरह की जो श्रेणी होती है जिनमें दो क्रमागत संख्याओं का अंतर समान होता है, हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का अंतर जो है वो हमेशा समान होता है, उसे हम समांतर श्रेणी यानी कि एपी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी या एपी कहते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर आधारित देखिए हमारा पहला प्रश्न, प्रश्नावली 5.1 का। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? तो पहला प्रश्न देखिए, पहला भाग इसका लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो 15 रुपए है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए है। यानी पहले जब 1 किलोमीटर जा रहे हैं टैक्सी से, तो हम लिख लेते हैं, मान लीजिए 1 किलोमीटर का किराया, उसका हम मानते हैं प्रथम पद A1 को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद यानी पहली संख्या, वो हमें दे रखी है 15 रुपए। ठीक है, कि ये तो किराया पहले किलोमीटर का है। 2 किलोमीटर का किराया, उसमें वो कह रहा है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपए जुड़ जाएंगे, यानी A2 बनेगा 15 जमा 8 बराबर 23 रुपए। फिर मान लीजिए हम 3 किलोमीटर लिखते हैं, 3 किलोमीटर का किराया, तो वो तीसरा पद बनेगा, A3 लिख लेंगे उसको। तो इसमें भी जो 2 किलोमीटर का था उसमें 8 रुपए अलग से जुड़ जाएंगे, 23 जमा 8 31 रुपए। मान लीजिए 4 किलोमीटर का किराया, A4 लिख लेंगे, A और नीचे 4 A4, और ये चौथा पद हो जाएगा हमारा। तो उसमें क्या होगा? 3 किलोमीटर का जो किराया था 31 रुपए, उसमें 8 रुपए और जुड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त 8 रुपए जुड़ जाते हैं। तो हमें यह चेक करना है कि ये जो श्रेणी बनी है 15, 23, 31, 39 और इस तरह से डैश डैश आगे चलता जाएगा, कि क्या ये समांतर श्रेणी एपी है या नहीं। तो उसका आसान तरीका क्या है? ये पहला पद है, देखिए A1, ये दूसरा था A2, ये तीसरा था A3, ये चौथा था A4। अगर इनका अंतर A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 अगर समान आएगा तो ये एपी है, अन्यथा नहीं है। फिर A3 माइनस A2 घटा करके देखते हैं, तीसरे में से दूसरा घटाना है, 31 माइनस 23, फिर से 8 आ रहा है, देखिए। अब A4 माइनस A3 घटा के देखते हैं, चौथे में से तीसरा, 39 माइनस 31 बराबर 8, ये भी 8 रुपये। तो हर बार अंतर जो है वो समान आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ, यह एपी है। देखिए, पहले प्रश्न का दूसरा भाग कर रहे हैं, जिसमें लिखा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसकी हमें एक सूची बनानी है। कैसे? कहता है प्रत्येक बार हवा निकालने वाला जो पंप है, वो हवा निकालने के बाद जो हवा निकालता है, वो प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा, जितनी हवा बची उसके अंदर, उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो शुरू में यानी कि स्टार्टिंग में मान लीजिए हम बेलन में जो उपस्थित हवा की मात्रा थी उसको हम प्रथम पद मान लेते हैं A1, और वो ले लेते हैं कि X हवा थी उसके अंदर शुरू में, बिल्कुल पहली बार। तो क्या होगा? पहली बार वो क्या करेगा? कुल हवा कितनी थी X, उसका 1/4 बाहर निकाल देगा पंप। तो पहली बार हवा निकलने के बाद शेष हवा कितनी बची? जो ये हमारे पास पहले जो हवा थी X, इसमें से 1/4 X यानी 1/4 X का हम घटा कर देंगे। तो घटा करेंगे, देखिए लघुत्तम निकालना पड़ेगा, यहाँ LCM 4 आ गया, तो 4 गुना X 4X माइनस 1X बराबर 3X/4। ये हमारे पास दूसरा पद आ गया A2, यानी पहली बार हवा निकालने के बाद जो हवा बची वो 3X/4 बची। इसी तरह से हम लिख लेंगे दूसरी बार हवा निकलने के बाद जो शेष हवा बची उसको मान लेते हैं हम पद A3। तो A3 क्या होगा? जितनी हवा ये बची थी पहले 3X/4, इसमें से
एक चौथाई और निकाल देंगे। वो किसका एक चौथाई निकालना है? इसी का। पहले हमने एक चौथाई लिया था x का, अब एक चौथाई लेंगे 3x/4 का। तो 3x/4 का एक चौथाई ले लेंगे तो क्या बनेगा? देखिए 3x/4 माइनस 3x, ये गुना हो जाएगा, 4 चौके 16, तो लघुत्तम कितना आया? 16। तो ये होगा 4 चौके 16 और 4 दिए 12x माइनस 16 से 16 कट गया 3x, तो 12 में से 3 गए 9x/16। ये हमारे पास आ गया तीसरा पद, यानी दूसरी बार हवा निकलने के बाद जो बची। अब एक और लिख देते हैं तीसरी बार, कि तीसरी बार हवा निकलने के बाद जो शेष हवा बचेगी उसको मान लेते हैं चौथा पद। तो वो क्या होगा? तीसरी बार निकलने के बाद कितनी बची थी दूसरी बार? 9x/16। इसका भी एक चौथाई वो फिर से निकाल देगा, यानी एक चौथाई इसी का 9x/16 का ही 1/4 लेना है। तो ये बनेगा 9x/16 माइनस, गुना कर दीजिए आप, 9x/64 आ जाएगा। फिर से लघुत्तम 64, 16 चौके 64, 4 से गया, देखिए 4 और 9 गुना हो जाएंगे तो 9 चौका 36x माइनस 9x, तो 36 में से 9 गए 27x/64। तो तीसरी बार हवा निकलने के बाद जो शेष हवा बची वो ये बची। तो इस तरह से एक सूची बन जाएगी अंकों की। शब्दों देखिए जो हवा थी उसके अंदर पंप में, पहली बार x थी शुरू में, पहली बार निकालने के बाद 3x/4 बची, दूसरी बार निकालने के बाद 9x/16 बची, और तीसरी बार निकालने के बाद 27x/64 बची, और इस तरह चलता जाएगा। तो अब मान लीजिए देखिए ये हमारा प्रथम पद था A1, ये A2, ये A3 और ये A4, इस तरह से आगे चलती जाएगी। इस सूची को हमें चेक करना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो ये चेक करने के लिए आपको दो क्रमागत संख्याओं का अंतर निकालना है। तो देखिए पहले इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, A2 माइनस A1। अगर ये अंतर समान आ गया तो इसका मतलब ये AP है, वरना नहीं है। तो देखिए लघुत्तम आया दोनों का 4, तो ये बचा 3x माइनस 4x, ये बचा माइनस 1x/4। फिर तीसरी में से दूसरी घटा करते हैं, A3 माइनस A2, A3 थी 9x/16 माइनस A2 थी 3x/4। फिर से लघुत्तम आया 16, तो 9x माइनस 4 चौके 16 और 4 थी 12x बराबर माइनस 3x/16। तो देखिए पहली और दूसरी का ये अंतर समान नहीं आया, तो बाकी बाद वाले भी इसका मतलब समान नहीं आएंगे, तो यह AP नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अंतर था क्रमागत पदों का वो समान नहीं आया। ये पहले प्रश्न का तीसरा भाग कर रहे हैं। लिखा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। कुआं खोदने उसकी लागत बतानी है, खर्चा जो आया वो दिया हुआ में। कहता है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपए है, यानी 1 मीटर खुदाई की लागत जो हमारा पहला पद बनेगा A1 वो 150 बना। बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है, यानी अगर 2 मीटर की खुदाई करनी हो दूसरे पद की तो पहले वाले जो 150 थे उसमें 50 रुपए और जमा हो जाएंगे, वो बन जाएगा 200 रुपए। फिर 3 मीटर खुदाई की लागत A3 क्या होगा? जो 2 मीटर खुदाई की लागत थी 200, उसमें 50 रुपए और बढ़ गए, वो बन गया 250 रुपए। और जो 4 मीटर खोदना हो A4, तो जो पहले 3 मीटर की लागत थी 250, उसमें 50 रुपए और बढ़ जाएंगे, कितना हो गया? 300 रुपए। ठीक है, तो हमें यह बताना है कि ये जो सूची बन गई है संख्याओं की, अब 150, 200, 250, 300 डैश डैश डैश, क्या ये AP है या नहीं? तो बहुत आसान है, देखिए तरीका। हमने सबसे पहले पद लिखने हैं A1, A2, A3, A4, और AP चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समांतर श्रेणी के लिए हमें दूसरे पद में से पहला पद घटा करके देखना पड़ेगा। दो क्रमागत पदों का अंतर अगर समान आता है तो वो AP है। तो देखिए पहले कर रहे हैं A2 माइनस A1, यानी 200 माइनस 150 कितना आया? 50। फिर कर रहे हैं A3 माइनस A2, यानी तीसरे में से दूसरा घटा रहे हैं, क्रमागत है ना, 250 माइनस 200, फिर से 50। फिर A4 माइनस A3, यानी चौथे में से तीसरा घटा के देख रहे हैं, 300 माइनस 250, 50। यानी देखिए हर बार अंतर जो है वो समान आया, तो अंतर समान है, अंतर समान है, हर बार समान है, 50 रुपए आ रहा है, तो इसका मतलब हाँ लिख देंगे यह AP है। देखिए चौथा भाग करें पहले प्रश्न का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ, हमें मिश्रधन मतलब अमाउंट होता है, यानी मूलधन जमा ब्याज। तो मान लीजिए 10,000 रुपए की राशि है और उस पर दिया हुआ है 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो मूलधन जो है उसको हमने A1 मान लिया, पहला पद 10,000 रुपए, वार्षिक दर 8% है। तो 1 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद पहला पद हमारा
A1 जैसे 10,000 था तो A2 आएगा 1 साल बाद जो मिश्र धन बनेगा। और मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, देखिए मूलधन ब्रैकेट में 1 जमा दर बटे 100 और ऊपर जो शक्ति होती है वो होता है समय, लिखा जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये सूत्र है मिश्र धन का, मैंने यहाँ लगा दिया। 10,000 मूलधन था, ब्रैकेट में 1 जमा दर 8 थी, बटे में 100 और समय 1 वर्ष था। इसको हल कर लेंगे, देखिए बटे में 1 लगा के लघुत्तम 100 आ गया, तो क्या बनेगा 100 जमा 8 बटे 100 और ये हो गया 10,000 गुना 100 जमा 8 108 बटे में 100। देखिए ये 2 जीरो कट जाएंगे 100 की 2 जीरो से, तो 100 गुना 108 क्या बनेगा 10,800 रुपये। ये हमारा मिश्रधन बन गया दूसरा पद A2। अब बात करेंगे 2 वर्ष बाद, यानी 1 वर्ष बाद फिर से 2 वर्ष बाद हम मिश्रधन लिख रहे हैं। A3 बनेगा वो तीसरा पद, और दूसरे वर्ष के लिए जो हमारा मूलधन बनेगा वो ये बनेगा 10,800। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए 10,800, 1 जमा दर वही रहेगी 8 बटे 100। इस बार समय बढ़ जाएगा, 2 वर्ष हो जाएंगे, तो ये जाएगा 10,800। इसका फिर से लघुत्तम ले लेंगे आप, तो ये बनेगा 100 जमा 8 बटे 100 की शक्ति 2 और इसको लिख लेंगे 10,800 गुना में 108 बटे 100 की शक्ति 2। और ये हल करके मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको हल करके लिखेंगे, तो जब इसको हल करके लिखेंगे तो आएगा 12,597, ये आपने चेक कर लेना है। अब हम लिखेंगे 3 वर्ष बाद, कि 3 वर्ष बाद जो मिश्रधन आएगा उसको A4 यानी चौथा पद मानेंगे, और उसके लिए जो मूलधन बनेगा वो 12,597 बनेगा हमारा। जो पिछले पद में आया था मिश्रधन वो अगले पद का मूलधन बन जाता है, और वही सूत्र लगेगा 1 जमा 8 बटे 100। अब शक्ति 3 हो जाएगी समय, क्योंकि 3 वर्ष बाद है, तो ये हो जाएगा 12,597 और ये फिर से लघुत्तम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 108 बटे 100 की शक्ति 3। और जब आप इसको हल करेंगे तो मैं सीधा लिख रहा हूँ 15,869 रुपये आएगा। ये आपने खुद से हल करके देखना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक सूची तैयार होगी, जिसमें जो पहले वर्ष का जो मूलधन था हमारे पास वो था 10,000, दूसरे वर्ष का था मिश्रधन 10,800, तीसरे वर्ष के लिए आया था हमारे पास 12,597 और चौथे वर्ष का आया था 15,869। हमें इनका अब ये मान लेंगे A1, A2, A3, A4 4 पद आ गए। इनका क्रमागत अंतर चेक करना है कि AP है या नहीं, तो A2 माइनस A1 कर रहे हैं। देखिए 10,800 माइनस 10,000 अंतर कितना आया 800। फिर A3 माइनस A2 तीसरे में से दूसरा पद घटा रहे हैं, 12,597 माइनस 10,800 घटा करके आएगा 1,797। और A4 माइनस A3 भी करके चेक कर सकते हैं एक और, वैसे तो पता चल गया है कि AP नहीं है ये। 15,869 माइनस 12,597 और ये आएगा घटा करके 3,272। तो देखिए हमें पता चल गया जो अंतर है ये समान नहीं आया, इसका मतलब यह AP नहीं है, मतलब यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। देखिए दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, हमें AP के प्रथम 4 पद लिखने के लिए कहा गया, जिसका प्रथम पद A दिया हुआ है और सारवंतर D दिया हुआ है। देखिए पहला भाग कर रहे हैं, A प्रथम पद 10 दिया हुआ है और सारवंतर D बराबर वो भी 10 दिया हुआ है। तो आपको पता है जो प्रथम पद होता है उसको हम A1 भी कहते हैं, तो वो हमें दिया हुआ है 10, ठीक है। A1 10 दिया हुआ। दूसरा पद जो हमें लिखना है, तो जब AP होती है तो हर एक पद के अंदर, पिछला पद के अंदर अगर हम उसका सारवंतर जमा कर दें, यानी ये प्रथम दूसरा पद जो आया A2, ये कैसे निकलेगा, इसमें जो पिछला पद था मेरा A, उसके अंदर मैं जो सारवंतर है D वो जमा कर दूंगा, तो 10 जमा 10 कितना आ गया 20, दूसरा पद आ गया। देखिए तीसरा पद कैसे लिखा जाएगा, तीसरे पद को मानते हैं A3, तो वो कैसे आएगा, जो पिछला पद आया अब मेरा A2, इसमें फिर से सारवंतर जमा कर दूंगा, यानी 20 जमा 10 कितना हो गया 30। अब बात आती है चौथे पद की, क्योंकि प्रथम 4 पद लिखने के लिए कहा गया A4, तो वो कैसे लिखा जाएगा, जो तीसरा पद था मेरा A3, इसमें फिर से सारवंतर D जमा कर देंगे, यानी 30 जमा 10, तो फिर से बन गया 40। तो पहले 4 पद बन गए 10, 20, 30 और 40। इसी प्रकार देखिए दूसरा भाग है इसका। दूसरे भाग में हमें प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद A1 भी कह सकते हैं उसको, बराबर -2 ये होता है दिया हुआ है, और सारवंतर, जो सारवंतर है D, ये हमें दिया हुआ है 0।
तो दूसरा पद कैसे निकलेगा, देखिए दूसरा पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो पहला पद होता है उसके अंदर सार्वंतर जमा कर देते हैं। a1 जमा डी, पहला पद था -2, डी था 0, जमा करेंगे कितना आएगा -2। इसी तरह से तीसरा पद, तो जो दूसरा पद आया था a2, ये मेरा दूसरा पद आया था a2, इसके अंदर तीसरा पद जब a3 निकालना तो a2 दूसरे पद के अंदर सार्वंतर जमा कर देंगे a2 के अंदर, यानी -2 जमा 0 कितना आया -2। अब बात करेंगे चौथे पद की, तो जो चौथा पद आएगा उसको a4 बोलेंगे और उसका मतलब क्या है, जो पिछला पद था a3 उसके अंदर फिर से सार्वंतर d जमा कर देंगे, यानी फिर से -2 जमा 0, तो चौथा पद भी -2 आ गया। तो 4 पद आ गए AP के -2 -2 -2 -2, क्योंकि सार्वंतर 0 है। देखिए तीसरा भाग कर रहे हैं दूसरे प्रश्न का। प्रथम पद दिया हुआ है हमें, प्रथम पद वैसे तो हम a1 मानते हैं पर हमें दिया हुआ है a और वो है 4, ठीक है। और जो सार्वंतर है वो हमें दिया हुआ है d बराबर -3। हमें दूसरा पद ज्ञात करना है। तो दूसरा पद हमने आपको भी बताया पिछले प्रश्न में जैसे कि जो पहला पद होता है उसके अंदर हम सार्वंतर जमा कर देते हैं, यानी a1 जमा d। तो प्रथम पद था 4 और सार्वंतर आया था -3, तो 4 में से 3 गए 1, ये दूसरे पद को हम बोलते हैं a2, ठीक है। अब बात करेंगे तीसरे पद की। जो तीसरा पद है उसको बोलेंगे a3। ये कैसे लिखा जाएगा, दूसरे पद में सार्वंतर जमा कर देंगे। दूसरा पद क्या था 1 और इसमें सार्वंतर जमा करना है -3, तो 1 -3 यानी -2। अब बात करेंगे चौथे पद की, क्योंकि हमें पहले 4 पद लिखने के लिए कहा गया, उसको हम कहते हैं a4। वो कैसे आएगा, तीसरे पद में यानी a3 में सार्वंतर जमा कर देंगे। तीसरा पद था -2, सार्वंतर था -3, तो -2 -3 कितना हुआ -5। तो प्रथम 4 पद क्या है AP के, देखिए 4 1 -2 -5। इसी तरह से इसका जो चौथा भाग है उसमें हमें जो प्रथम पद दिया हुआ है a1 मानते हैं हम उसको, हमें a दिया हुआ वो -1, और जो सार्वंतर है सार्वंतर d बराबर 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। तो दूसरा पद लिखना चाहते हैं, दूसरा पद हम a2 लिखते हैं उसको, वो क्या होता है, जो पहला पद था a1 उसके अंदर सार्वंतर यानी d जमा करना है, तो -1 जमा 1/2, लघुत्तम ले लीजिए 2 आएगा, तो -2 जमा 1 कितना बचा -1/2, ये दूसरा पद आ गया। फिर बात करेंगे तीसरे पद की। जो तीसरा पद आएगा उसको हम a3 कहते हैं, वो कैसे आएगा, दूसरे पद में सार्वंतर जमा कर देंगे, यानी a2 जमा d। a2 आया था -1/2 और d आया था सार्वंतर वो में दे रखा है 1/2, तो -1/2 प्लस 1/2 कट जाएंगे यानी 0 आ गया, तो ये तीसरा पद आ गया। अब बात करेंगे चौथे पद की। तो जो चौथा पद आएगा उसको हम a4 बोलते हैं, वो कैसे आएगा, तीसरे पद में सार्वंतर जमा कर देंगे। तीसरा पद a3 आया था 0 और सार्वंतर था 1/2, तो 0 जमा 1/2 कितना हुआ 1/2। तो चारों पद कौन कौन से बने AP के, देखिए पहला था -1, फिर था -1/2, फिर था 0 और फिर 1/2। तो देखा आपने, ये थे प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी चैप्टर के पहला और दूसरा सवाल, जिसमें हमने आपको समांतर श्रेणी की पहचान, प्रथम पद, द्वितीय पद और सार्वंतर के बारे में समझाया। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, देखने के बाद लाइक ज़रूर करना है और कक्षा 10वीं के जितने भी बच्चे हैं उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, ताकि सभी बच्चों को समांतर श्रेणी अच्छी प्रकार से समझ आ जाए। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने वैदिक गुरुज का चैनल यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। वैदिक गुरुज आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए और जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। खूब मन लगा के पढ़िए। बहुत जल्द वैदिक गुरुज फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।